नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। मोदी की गारंटी, 3 राज्यों में जीत के बाद बीजेपी संसदीय दल की बैठक में यही सबसे बड़ा टॉकिंग पॉइंट था। लेकिन इन राज्यों में मुख्यमंत्री कौन के सवाल पर मोदी की गारंटी क्या है, इस पर विपक्ष के नेता अपनी अपनी तरह से कमेंट करने लगे हैं। जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा है कि 3 दिन बीतने के बाद भी बीजेपी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान के लिए अपने मुख्यमंत्रियों की घोषणा तक नहीं कर पाई है। दरअसल एक और तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है, तो वहीं अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर सस्पेंस पहले दिन जैसा बना हुआ है। सवाल पब्लिक का है कि क्या राजस्थान में वसुंधरा राजे और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की वजह से पेच फंस रहा है। वसुंधरा राजे कल रात को ही दिल्ली आ गई हैं। उनकी आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हो सकती है। अभी तक 3 ऐसे टाइम के र्यूमर्स आ चुके हैं, 3:30 बजे, 5 बजे, 7 बजे, लेकिन मुलाकात अब तक हुई नहीं। इस बीच वसुंधरा कैंप के सूत्रों का दावा है कि बीते 2 दिनों में उनसे मिलने वाले बीजेपी विधायकों की संख्या करीब 60 है। 30 विधायक उनके पक्के समर्थक हैं, लेकिन मैं साफ कर दूं कि ये वसुंधरा कैंप का दावा भर है। मेरे पास वसुंधरा राजे को लेकर और राजस्थान में बन रहे समीकरणों पर कुछ अंदर की एक्सक्लूसिव खबरें हैं। थोड़ी देर इंतजार कीजिए, मैं आपको आगे बताऊंगी। उधर शिवराज सिंह चौहान के लिए मैं गांधीगिरी की तरह एक नया शब्द इजाद करना चाहती हूं। वो है मोदी जी के मिशन 24 में जुटे हुए हैं। शिवराज आज श्योपुर में है, कल छिंदवाड़ा में थे, आने वाले कल में राघवगढ़ जा रहे हैं। इन्हीं जगहों की विधानसभा सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। अब चुनाव के 2 दिन के अंदर ही 2024 का मिशन 29 लेकर निकले शिवराज सिंह चौहान। वहीं से मोदी के लिए मिशन 29 यानी 2024 में मध्य प्रदेश की सारी 29 सीटों पर बीजेपी की जीत का अभियान शुरू कर चुके हैं। सवाल पब्लिक का है कि क्या वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के दांव मोदी शाह की जोड़ी के सामने काम आएंगे? क्या मोदी चीफ मिनिस्टर के चेहरों पर फिर से कोई सरप्राइज देंगे? आखिर बीजेपी का डायलेमा है क्या? परखा हुआ चेहरा या न्यू कमर को मौका दें? चीफ मिनिस्टर कौन पर अब की बार भी मोदी की गारंटी ही चलेगी? क्या यही तय है? महाजीत के बाद चीफ मिनिस्टर कौन? बीजेपी क्यों मौन? सवाल पब्लिक का आज यही है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के चेहरों का ऐलान अभी भले ना हुआ हो, लेकिन दिसंबर की ठंड में दिल्ली का राजनीतिक तापमान दिन भर बढ़ा रहा। किसी को स्वेटर शॉल की जरूरत ही नहीं पड़ी, खासकर राजस्थान को लेकर। लेकिन सबके होंठ सिले हुए हैं। तिजारा से जीत कर आए बाबा बालकनाथ से जब आज उनको लेकर एक सवाल पूछा गया तो वो दौड़ लगाते हुए नजर आए पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन इन्हीं बालकनाथ ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। संसद भवन के एक कमरे में हुई इस बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी मौजूद रहे। आप सभी जान ही रहे हैं कि बाबा बालकनाथ योगी आदित्यनाथ की तरह भगवाधारी हैं और साथ ही वो योगी जी की तरह नाथ संप्रदाय से आते हैं। उधर 2 बार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे अभी दौड़ से बाहर होने का संकेत नहीं दे रही हैं।
वसुंधरा राजे को लेकर मेरी इनसाइड स्टोरी ये है कि वो पार्टी किसी हाल में तोड़ने का विचार नहीं रखती, जैसा कांग्रेस इकोसिस्टम के कुछ लोग दावा कर रहे हैं। वसुंधरा आइडियोलॉजी से किसी हाल में समझौता नहीं करेंगी। वसुंधरा सम्मान के साथ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चाहती हैं। वो चाहती हैं कि राजमाता विजय राजे सिंधिया की लेगेसी बनी रहे, जिन्होंने बीजेपी की फाउंडेशन की नींव रखी थी। बीजेपी के लिए उन्होंने अपने परिवार का बंटवारा भी देखा जब उनके बेटे माधवराव सिंधिया उनकी आइडियोलॉजी से दूर जाकर कांग्रेस में जुड़ गए थे। बीजेपी के लिए राजमाता के त्याग की कद्र हो, शायद ये वसुंधरा राजे के मन में है। उधर राजस्थान के सीएम पर मेरे पास अंदर की खबर यह है कि गजेंद्र सिंह शेखावत के फेवर में जो बातें जा रही हैं वो ये है कि सुखदेव सिंह मर्डर केस को उन्होंने अच्छे से हैंडल किया। पिछले 5 सालों में कोई भी इस तरह की क्राइसिस राजस्थान में आई तो वो हाईकमांड का स्पीड डायल नंबर 1 रहे। वो हाईकमान के भरोसेमंद है और आज उनकी अमित शाह से मीटिंग हुई है और इस पर आपको पता है कि कयास बढ़ जाते हैं, गरमाई और टेम्परेचर बढ़ जाती है। जबकि बाबा बालकनाथ के फेवर में जो बातें आ रही हैं वो ये कि उन्होंने अमित शाह से आज मीटिंग कर अपना पक्ष रखा है। अब पक्ष रखा है या भगवाधारी हैं इसलिए उनका आदर है, मिलाया जा रहा है, या वो कल मिले थे प्रधानमंत्री से अपना संसद से त्यागपत्र देने के बाद ये औपचारिक उनकी मीटिंग थी, इस पर किसी ने कोई डिटेल नहीं दी। लेकिन राजस्थान में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय वो बन सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इस बीच वसुंधरा राजे के सांसद बेटे दुष्यंत सिंह पर कुछ विधायकों को रिजॉर्ट में जबरन रखने को लेकर क्लेम और काउंटर क्लेम हुआ। सुनिए ये 2 बयान। किसने धमकाया था कि नहीं जाना? वहाँ एक जो विधायक था अपने कंवरलाल जी, उन्होंने रोका और उन्होंने धमकाया है, उनको कहा हम नहीं जाने देंगे। तो हमने नहीं मानी उनकी बात, हम जिदोजिद करके आ गए। 15-20 लोग थे इसके कारण। क्या कह रहे थे, क्यों रोका गया था वहाँ? कुछ नहीं कि वो दुष्यंत सिंह जी से बात करो फिर जाने देंगे। तो हमने कहा दुष्यंत सिंह जी क्यों बात करें? दुष्यंत सिंह जी जो वसुंधरा जी के बेटे हैं। हाँ, उनकी क्यों बात करेंगे? मैंने कहा आप लोग बात करो उनसे, वो हमको क्यों रोक रहे हैं? हम तो मकान है, वहाँ जाएंगे वहीं ठहरेंगे। दुष्यंत जी ने भी धमकाया? नहीं, दुष्यंत जी से हमारी बात नहीं। धन्यवाद ज्ञापित करने आए हैं उनका कि उन्होंने हमें जो हमारे साथ रहे हैं, हम तो मैम के समर्थन में कितने विधायक हैं जो चाहते हैं कि मैडम फिर से एक बार कुर्सी पर बैठे? अरे भाई ऐसा कोई वो बात नहीं है। इस बीच आपको मध्य प्रदेश की एक और तस्वीर दिखाती हूं। ग्वालियर में विधानसभा चुनाव जीतकर आए केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की तस्वीर के साथ एक होर्डिंग लगी है जिस पर लिखा था बॉस। हालांकि ये होर्डिंग सुर्खियों में आने के बाद हटा ली गई। आप समझिए कि किस तरह की खलबली मची हुई है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतकर आए कैलाश विजयवर्गीय, जिन्होंने टिकट मिलने के बाद कहा था कि मैं तो बड़ा नेता हूं, लेकिन आज वो भी मुख्यमंत्री पद पर कुछ कहने से भाग रहे थे। सुनिए उनका ये बयान। एक दर्जन नाम चल रहे हैं अभी। लाडली बहना छिंदवाड़ा में, छत्तीसगढ़ में थी क्या लाडली बहना राजस्थान में थी क्या? और छत्तीसगढ़ की विक्ट्री तो बहुत बड़ी विक्ट्री है। नया चेहरा भी आ सकता है कि 230 विधायकों में से सीएम होगा सर। ये मैं कह रहा हूँ ना, इसका जवाब तो आपको 10 तारीख को पता लग जाएगा। मध्य प्रदेश का अगला चीफ मिनिस्टर कौन, इस पर शिवराज सिंह चौहान भी कुछ नहीं कह रहे, लेकिन फिर से पीएम नरेंद्र मोदी का मिशन उन्होंने जरूर लॉन्च कर दिया है। सुनिए उनका ये बयान। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है
फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। उधर छत्तीसगढ़ को लेकर आज कोई बड़ी हलचल देखने को तो नहीं मिली, लेकिन विधानसभा चुनाव जीतकर आई केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने गई। सूत्रों के मुताबिक कल बीजेपी तीनों राज्यों में पर्यवेक्षकों को नाम ऐलान कर सकती है और ये जाएंगे, लेकिन अंदर खाने लोग ये भी कहते हैं कि पहले बने ऑब्जर्वर्स का ये कहना है कि जब वो वहां पहुंच जाते हैं, जब वो बातचीत कर रहे होते हैं चुने हुए एमएलएस के साथ, तब तक उन्हें भी नहीं पता होता कि हाई कमान की चॉइस है कौन सी, बल्कि मीटिंग के बीच में संदेशा आता है और फिर उस पर चर्चा होती है, रजामंदी होती है। ये अंदर की कहानी बता रही हूं। इस बीच विपक्ष बीजेपी में सीएम के चेहरे के ऐलान पर सवाल भले उठा रहा हो, लेकिन इंडी गठबंधन में भी नया संग्राम चल रहा है। रेवंत रेड्डी तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। शपथ ग्रहण समारोह में सिर्फ तृणमूल कांग्रेस से डेरेक ओब्रायन ही नजर आए, जबकि न्योता कई बड़े नेताओं को दिया गया था, बल्कि सारे ऑपोजिशन के मुख्यमंत्रियों को तो दिया ही गया था। रेवंत रेड्डी की शपथ में ये नेता नहीं आए। एमके स्टालिन चीफ मिनिस्टर तमिलनाडु, क्योंकि उनके यहां साइक्लोन की समीक्षा करने डिफेंस मिनिस्टर पहुंचे थे। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर पश्चिम बंगाल, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बिहार, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली, भगवंत मान चीफ मिनिस्टर पंजाब, अखिलेश यादव अध्यक्ष समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे अध्यक्ष शिवसेना, उद्धव गोट पिनरी विजयन चीफ मिनिस्टर केरल के। इनमें से कोई भी नहीं पहुंचा। केवल डेरेक ओब्रायन सांसद हैं राज्यसभा के तृणमूल कांग्रेस से। तो आज पब्लिक पूछ रही है सवाल, वसुंधरा और शिवराज फिर से चीफ मिनिस्टर या एकदम से नया नाम? अंदर की खबर क्या मोदी के सरप्राइज फैक्टर को कमजोर करने के लिए विपक्ष चीफ मिनिस्टर पद के ऐलान को लेकर बीजेपी पर सवाल उठा रहा है? क्या मोदी की गारंटी इंडी गठबंधन में अलग थलग पड़ते दिख रहे कांग्रेस पर 2024 में भारी पड़ सकती है? यही है आज सवाल पब्लिक का। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी कहीं ना कहीं सकते में आ जाए। अभिलाष और उनके बात तो आपने सच कहा। बात मैंने सच कही। सत्य में कि कोई सपोर्ट भी कर रहा है। और उनके छोटे भाई शहजाद पूनावाला हंस रहे हैं क्योंकि उनके बड़े भाई तहसीन पूनावाला इतना सपोर्ट करते हैं कांग्रेस पार्टी मैं को। उनके और कांग्रेस दोनों के विवेक पे हंस रहा हूँ कि वो सपोर्ट लेने से कतराते, ये सपोर्ट देने से नहीं कतराते। चलिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार, रोविंग एडिटर लोकमत अभिलाष खांडेकर जी, ओम सैनी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज यादव जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और रेणु मित्तल जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तो शहजाद जी आपसे पूछूंगी, जितना समय आपने चुनाव जीतने में नहीं लगाया, उससे ज्यादा समय शायद आप मुख्यमंत्री डिसाइड करने में लगा रहे हैं। अब विपक्ष पूछ रहा है ऐसा क्यों? क्या दुविधाएं हैं जिसे आप सॉल्व नहीं कर पा रहे? देखिए, विपक्ष के बारे में तो कम ही कहा जाए। उनकी तो स्थिति ऐसी है कि मैं अपनी अंतिम सांसें गिन रहा हूं, पर तेरे घर में क्या हो रहा है इससे खिल रहा हूं। मतलब अपने घर का देख लो। आज जो तेलंगाना में मुख्यमंत्री बने हैं, उनकी जो टिप्पणियां रही है बिहारियों के विषय में, तो इंडी गठबंधन का कोई साथी आना नहीं चाहता, खास करके नीतीश कुमार जी। उसके बाद आप उत्तम कुमार रेड्डी से पूछ लो, बी श्रीधर बाबू से पूछ लो, जो मल्ला समुदाय से हैं, भाटी विक्रमार्का का, उनसे पूछिए कि कितनी उनके मन की टीस है कि एक नॉन ओरिजिनल कांग्रेसी को आपने मुख्यमंत्री बना दिया। जहां तक सवाल है हमारे कोई पार्टी परिवार रन पार्टी नहीं है। यहाँ पे सीएलपी हो जाए 2 मिनट की और रेजोल्यूशन पारित हो जाए। हमारे यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है। यहाँ पर पर्यवेक्षक जो है वो भेजे जाते हैं, जो लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग होती है, एमएलएज अपना मत देते हैं, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व और एमएलए सामूहिक रूप से एक निर्णय लेते हैं। वो प्रक्रिया को संभव समय लगता है। कर्नाटका में कितने दिन लगे उनको सीएलपी बुलाने में, और कर्नाटका में लेने के बाद निर्णय क्या हो रहा है आज डीके और सिद्धरमैया के बीच
बीच में, और अशोक गहलोत जी की सरकार तो तुरंत बन गई थी, परंतु उसके बाद अशोक चांदना हो या सचिन पायलट हो, किस प्रकार की अस्थिरता रही। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को खासकर इस विषय पर नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आज सवाल यह बनता है कि जो कांग्रेस हाशिए पर आ चुकी है कि अब जाति का कार्ड फेल हो गया, वहां पर धर्म और सनातन को गाली का कार्ड फेल हो गया, तो नॉर्थ और साउथ के बीच में भी गौमूत्र और गाय वंश को भी गाली देने की राजनीति शुरू की गई है। इस पर कांग्रेस को चिंता करनी चाहिए कि इससे तो एक एक करके उनके साथी छिटक रहे हैं। तहसीन पूनावाला जी, पूरी आरोपों की फहरिस्त है जो छोटे भाई और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आप पर एक मशीन गन की तरह डाली है, जवाब दीजिए। नमस्कार नाविका जी, भाजपा का एक यही है कि उनसे कोई भी सवाल पूछो, दूसरों को बताते कि उनमें क्या गलतियां है। यही बात अगर इतना ही समय कांग्रेस लगाती अपने मुख्यमंत्री को अपॉइंट करने के लिए, तो बीजेपी आज सड़क पे आ जाती। कर्नाटका में कितने सारे डिबेट्स में क्या कहा कि हाई कमांड डिसीजन नहीं ले सकता कांग्रेस के। यही प्रक्रिया जो कांग्रेस की है कि पहले एमएलए डिसाइड करते, फिर केंद्रीय नेतृत्व मिलकर डिसाइड करता। तो बीजेपी का आरोप था कि आप लोग कमजोर है, गांधी परिवार कमजोर है, खड़गे जी रबर स्टैंप है। आज जब भाजपा नहीं कर सकती तो उसको वो प्रक्रिया या प्रोसेस बताते। दूसरी बात, आज ही के दिन तेलंगाना में शपथ भी हो गए, मुख्यमंत्री भी बन गए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। हाँ, इंटरनल डायनामिक्स है। तो वसुंधरा जी क्या कर रही थी 25 एमएलए के साथ लॉयल्टी लंच के लिए? वो क्या कर रही थी वहां पर? वो उन्होंने भी तो अपनी प्रक्रिया शुरू की। तो भाजपा करे तो चमत्कार, कोई और करे तो गुनहगार, ऐसा नहीं चलेगा। देश देख रहा है कि अमित शाह जी और मोदी जी के होने के बावजूद इतना समय लग रहा है इनको नया मुख्यमंत्री चुनने के लिए। तो भाजपा को ढेर सारी शुभकामनाएं। काश वो गवर्नेंस पर फोकस करे, ये देश की जनता उनसे अपेक्षा रखती है। देखिए, 15 दिन पहले हम आपके डिबेट में थे। मैं बता दूं, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि वसुंधरा राजे जी पहुंच गई हैं जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष के घर पर। सुबह से कयास लगाए जा रहे थे। पहले 3:30 बजे का समय आया, फिर 5 बजे का समय आया, फिर 7 बजे का, लेकिन अब 8:10 पर वो अंदर गई हैं जेपी नड्डा से मिलने। क्या पक रहा है? कौन सी खिचड़ी, कौन सी खीर? देखिए, ऐसा है, वसुंधरा जी हमारी पार्टी की उपाध्यक्ष है। उपाध्यक्ष का राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलना कोई ना हैरानी वाली बात है, ना वो कोई मुझे लगता है कि ऐसी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इतना तो हम पर सितम मत करिए। बात अपनी पूरी रखिए। नहीं, आप बात रखिएगा, लेकिन इतना उसको ऐसे मत कहिए, क्योंकि एक सेकंड, वसुंधरा जी के तो आपसे बहुत निकट के संबंध भी है। उन्होंने तो स्वयं कहा पहुंचते ही कि मैं पर्सनल विजिट से आई हूँ, और शायद आपको भी तो इनसाइड स्टोरी भी दी होंगी कि क्यों आई है। एक सेकंड तहसीन, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बारे में उसी में आ रहा हूँ। अब देखिए, ऐसा है, वसुंधरा जी ने 25 नहीं 40 लोग उनके घर गए उनको मिलने। 40 लोगों के लिए कैंपेनिंग किया है। अगर वो जीते हैं वसुंधरा जी की वजह से, तो थैंक यू बोलने क्यों नहीं जाएंगे? आप तो ये बताइए कि जब सरकार बन गई तब आपने तो बाड़ेबंदी की ऐसी सरकार चलाई, और रेणु मित्तल जी बैठी है यहाँ पे, वो राजस्थान को बहुत अच्छा कवर करती है। उनसे पूछिए कि सरकार बनने के बाद अशोक चांदना धरने पर, सरकार बनने के बाद सचिन पायलट धरने पर, सरकार बनने के बाद रिजॉर्ट में 6-6, 7-7 दिन एमएलए का कैद होना, अपने ही एमएलए पर सेडिशन केस लगाना, फोन टैपिंग करना। मुझे लगता है आप कम से कम हमें नसीहत ना दे। और दूसरी बात, मुझे बताइए, तेलंगाना की सीएलपी कितनी देर में समाप्त हुई? 2 मिनट में। ये इनके सीएलपी की हालत है। 2 मिनट में सीएलपी। कितने विधायकों को पूछा? सोनिया अम्मा का संदेश आया कि ये करना है, तो 2 मिनट में सीएलपी समाप्त। बताओ। सारे विधायकों को ऑब्जर्वर्स ने मिलकर उनकी राय ली, पहली बात, इसलिए सीएलपी जल्दी। और दूसरी बात, 150 विधायक आपके उत्तर प्रदेश असेंबली में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ क्या कर रहे थे? नारे लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। मैं इसलिए कहता हूं, सवाल इनसे है, ये दूसरे पे आरोप लगाएंगे कांग्रेस खराब, इसलिए तो कांग्रेस हार गई। आपने मान्यवर 25 एमएलए की बात की, तो वो किस पार्टी के थे? आपने हमारी पार्टी पे सवाल उठाया, तो मैं आपको आईना भी ना दिखाऊं। गजब का ये इनका डबल स्टैंडर्ड है। अच्छा, मैं एक चीज तो बोलना भूल गया। वसुंधरा जी एक ही लाइन, वसुंधरा जी जेपी नड्डा जी से इसलिए मिलने आई क्योंकि वसुंधरा जी ने उस लंच के साथ ही दिखाया कि उनके पास ताकत है और वो शायद जा सकते हैं। यहाँ एक लास्ट वाक्य, नाविका, एक लास्ट वाक्य। इनको अपनी पार्टी का ये तक नहीं पता कि कब अगला मीटिंग इंडिया अलायंस का होने वाला है। परंतु 15 दिन पहले यही तहसीन पूनावाला इसी चैनल पे बैठते हुए कह रहे थे केंद्रीय नेतृत्व हावी हो गया, राज्यों के नेताओं की सुनता नहीं है। आज कह राज्य का नेतृत्व हावी हो गया, केंद्रीय नेतृत्व अपनी पोजीशन में नहीं रहा। चलिए, आपकी बहस चलती रहेगी, लेकिन मेरे सहयोगी अमित कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नेशनल एडिटर हैं। और अमित कुमार जी, मैं आपसे पूछूंगी, यहां पर बहुत डिबेट चल रही है कि अंदर जो मीटिंग हो रही है इसमें क्या होने वाला है। कोई कह रहा है कि शो ऑफ स्ट्रेंथ किया वसुंधरा राजे ने 40 लोगों के लिए। अब 2 बार रह चुकी मुख्यमंत्री को सपोर्ट करने वाले भी होंगे, लेकिन क्या ये ऐसी बीजेपी है जहां
एमएलए डिसाइड करेगा या कोई नेता डिसाइड करेगा, या यहां सिर्फ एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आता है, वो आता है एकदम ऊपर से। मोदी जी, जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं। देखिए नाविका जी, मुझे लगता है कि ये जो समय है ना वो बीजेपी पुरानी वाली है, ना ही वो वसुंधरा है जो 2008 के दौर में हुआ करती थी जितनी स्ट्रांग। ये 2023 है और यहाँ पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नड्डा की, जैसे कि आपने कहा, यहाँ पर दबाव की राजनीति नहीं चलेगी। अगर कहीं ना कहीं उनके फ्रेमवर्क में पसंद लगता है कि वसुंधरा सीएम हो सकती है तो एकदम सीएम होंगी वसुंधरा। लेकिन अगर आप चाहेंगे कि धमका के, डरा के नंबर्स दिखाएंगे तो ये कोई नहीं मानेगा, क्योंकि इस बार का चुनाव नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ा गया था, नरेंद्र मोदी के काम पर लड़ा गया था, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, न कि वसुंधरा के चेहरे पर। और वो जमाना अब लग गया, आपको ही पता है। अब तो पार्टी की हालत नाविका जी ये हो गई कि लोगों में ये चर्चा है कि सपने में भी लोग सपने नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे टाइम पर वसुंधरा ने जो कल कोशिश की, इसके बाद दिल्ली से फोन तक गए, जिससे वसुंधरा को ये कहना पड़ा कि वो पार्टी लाइन को टो करती है, पार्टी लाइन के साथ खड़ी, उनके खिलाफ नहीं जा सकती है। बाकायदा नड्डा जी ने भी, जो जानकारी मिल रही है सोर्सेज की, कि नड्डा जी ने भी फोन में बात की है। और मैं दिखाऊंगा यहाँ पे तनवीर की, आप कैमरा दिखाएं कि ये जेपी नड्डा जी का घर है और यहाँ पर तमाम मीडिया यहाँ पर खड़ी है, क्योंकि अचानक गाड़ी आई है। करीब 10 मिनट पहले गाड़ी यहाँ पर आती है और सीधे अंदर जाती है और अंदर जेपी नड्डा के घर पर सीधे अंदर पहुँचती है और वो लास्ट में वो उतरते हैं, क्योंकि इनका समय 5 बजे था, क्योंकि यहाँ पर 10 या 20 मिनट के लिए बैठक नहीं होनी थी। बहुत सारी बातें करनी है घर पर, कैसे इन्होंने विधायक को बुलाया, कैसे जो वहाँ पर बात हुई है, यहाँ पर उन्होंने इस बात को भी लेकर जिक्र होगा कि कैसे कुछ विधायकों को रिसोर्ट में डाला गया। इन तमाम चीज़ों के लिए वसुंधरा से सवाल जवाब पूछा भी जाएगा और कोशिश होगा कि जो भी नया नाम हो, वसुंधरा हो या वसुंधरा के अलावा कोई नाम होता है, उनको ऑनबोर्ड किया जाए, उनको साथ जोड़ा जाए, ताकि 2024 से पहले। और ये काम मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए अब बहुत आसान है कि वसुंधरा को ऑनबोर्ड करना, क्योंकि अब ये पुरानी वाली बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि ये कवायद है वसुंधरा राजे को ऑनबोर्ड करने की। और मैं ओम सैनी जी से पूछना चाहूंगी। ओम सैनी जी, आप जयपुर में जो भी होता है उसको बहुत नजदीकी से देखते हैं और समझते भी हैं। आपको क्या लगता है इस बार का मुख्यमंत्री राजस्थान में कौन होगा? वसुंधरा राजे जो 2 बार पहले भी रह चुकी हैं, दावेदार हैं, या कोई नया चेहरा? क्योंकि ये नई बीजेपी है और नई बीजेपी में नया चेहरा, नई उम्मीद एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉर्नरस्टोन है। देखिए, मुझे आपकी बातें सुन के ऐसे लग रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी का कोई नया संविधान बन गया है, नया स्वरूप बन गया है। मेरा ख्याल है वो तो है नहीं। निश्चित रूप से नड्डा जी अध्यक्ष हैं और नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं और अमित शाह गृह मंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तय करने का काम तो विधायक करते हैं और विधायक जिनके साथ में ज़्यादा होंगे उनका नाम प्रस्तावित होगा। लेकिन अगर आप इम्पोज करना चाहते हैं, एक जैसे मैं भी सुन रहा था संवाद के साथ, अब नई बीजेपी है तो नई बीजेपी क्या डेमोक्रेटिक नहीं है? नई बीजेपी में कोई डिक्टेटरशिप चलेगी क्या? आप जो बोल रहे हैं, जिनके पास में ज़्यादा होगा उन्हीं के साथ में तो उन्हीं को तो मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, चाहे कोई भी हो। और इसको पब्लिक करने की भी आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का ये अंदरूनी मामला है, वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कौन सी बात चलेगी। ये तो मुझे यूँ लग रहा है जैसे कि ज़बरदस्ती इम्पोज किया जा रहा है प्रधानमंत्री को और अमित शाह को कि साहब वही डिसाइड करेंगे। मेरा ख्याल है कि अगर डेमोक्रेटिक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, तो वही फैसला होगा जो डेमोक्रेटिक तरीके से होता है, जो पार्टी के कायदे कानून है। हर एक को ये अपना पूरा हक है कि जाकर के बनेगा कौन? जयपुर में किसकी चर्चा है? क्या रही है, हम कैसे जीत कर के आए? जयपुर में चर्चा जिसके पास बहुमत होगा। ऐसे जबरदस्ती किसी को कैसे बना दूं मैं कि साहब वसुंधरा जी बन जाएंगे या कोई जल मंत्री बन जाएंगे या कोई कानून मंत्री बन जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। या दिया कुमारी बन जाएंगे या बालकनाथ बन जाएंगे। मेरा ख्याल है कि राजस्थान में इस तरीके से मैंडेट को स्वीकार नहीं किया जाएगा जिस तरह का आप लोग चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से जो काम होगा उसी को स्वीकार किया जाएगा। जिसको भी बहुमत चाहेगा वो बनेगा। अगर बहुमत को इनकार करके और आपने अगर डिक्टेटर की तरीके से बिहेव किया तो राजस्थान में इसको स्वीकार, मेरा ख्याल है भारतीय जनता पार्टी में भी नहीं स्वीकार किया जाएगा। मुझे लगता है ऐसा। रेणु मित्तल जी,
आपके क्या आकलन है, आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्योंकि आप भी राजस्थान में बहुत दिलचस्पी रखती हैं? देखिए, मेरा मानना है कि ये जो सैनी जी ने कहा वो सुनने में तो बहुत ही अच्छा लगा, पर वेदर कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सिचुएशन सिर्फ एक जैसी है। लीडरशिप डिसाइड करता है, उसके बाद एक फॉर्मेलिटी होती है, ऑब्जर्वर्स भेजे जाते हैं, सीएलपी की मीटिंग बुलाई जाती है, कुछ लोगों से बात होती है और फिर डिसीजन अनाउंस हो जाता है। यहाँ पर भी यही होगा, डिसीजन मोदी जी करेंगे और डिसीजन ये होगा। अभी मेरे को लगता है कि कोई डिले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप, मुझे याद है राजस्थान का जब चुनाव हुआ था पिछली बार, तो वो रोज रात को राहुल गांधी की यहाँ मीटिंग होती थी, उसमें अशोक गहलोत, सचिन पायलट, राहुल गांधी, सो एंड सो, और वो कई दिनों तक वो मीटिंग चली है जब तक एक डिसीजन नहीं हो गया कि कौन सीएम बनेगा, कौन डिप्टी बनेगा, कौन एक्सेप्ट करेगा, कौन नहीं करेगा। ये हर पॉलिटिकल पार्टी में होता है। अगर उसमें कुछ टाइम लग रहा है तो उसमें कोई मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसमें प्रॉब्लम यह हो गई कि कोई फेज प्रोजेक्ट नहीं हुआ। जब फेज प्रोजेक्ट नहीं हुआ तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स हो गए, एमपीज को भेजा गया लोकसभा हटके असेंबली लड़ने के लिए, और जब वो लड़े और जीते तो अब वो रिजाइन कर दिए हैं, तो उनको कुछ चाहिए। वो अगली बार उनको टिकट भी नहीं मिलेगी लोकसभा की, क्योंकि 4 महीने बाद चुनाव है लोकसभा का। तो वो कह रहे हैं कि जब हम सब कुछ छोड़ के आए हैं यहाँ पर, तो आप हमको ये तो गारंटी दीजिए कि हमको क्या मिलेगा, कौन क्या लेगा और क्या नहीं लेगा। तो इसमें शायद थोड़ी टाइम लग रहा है, और मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस से मैं कह सकती हूँ कि पुराना लीडरशिप जो है वो बिल्कुल आउट है। वसुंधरा हो, रमन सिंह हो, शिवराज सिंह चौहान हो, और इसमें एक नया लीडरशिप लाएंगे मोदी जी, क्योंकि अब नई बीजेपी है या नहीं मुझे नहीं पता, पर एक उनको अपने लिए एक लॉयलिस्ट लोग चाहिए। ये पुराने लोग हैं जो अपने हिसाब से काम करते हैं, और इसमें जो है इसीलिए इतना टाइम लग रहा है। वसुंधरा को नहीं बनाना है, इसमें इसका फोकस है। अब वो कास्ट कॉम्बिनेशंस देखेंगे, किसके पास सपोर्ट है, नहीं है, कौन आगे जाके लोकसभा में उनकी मदद कर सकता है। बहुत सही कह रही हैं आप रेनू मित्तल जी। और तहसीन पूनावाला जी, अगर रेनू मित्तल जी ने अगर आपकी याद ताजा की हो, तो जब पिछली बार चुनाव हुआ था तो उन्होंने आपको बताया कि किस तरह सचिन पायलट, अशोक गहलोत, तमाम फलाना डिमका, कई दिन तक रात भर हमारे रिपोर्टर खड़े रहते थे यहाँ आला कमान के बाहर कि भाई मीटिंग चल रही है, क्या होगा पता नहीं, क्या होगा पता नहीं। तो आपको इतनी ज्यादा उत्सुकता क्यों हो रही है? प्रियंका चतुर्वेदी जी भी ट्वीट कर रही हैं, जयराम रमेश भी ट्वीट कर रहे हैं, क्यों भाई? जी, मैं रेणुका जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। इनफैक्ट बीजेपी के प्रवक्ता ने उनका नाम लिया, मैं बिल्कुल उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। सवाल ये बीजेपी की हिपोक्रेसी पर, जब कांग्रेस वही चीज करे तो बीजेपी सबसे पहले चिल्लाती टीवी चैनल्स पे, आपका गवर्नेंस नहीं है, स्टेट खराब हो रहा है। आज वही चीज जब बीजेपी करती है उसको वो कहते हैं कि हम बिल्कुल सही कर रहे हैं। दूसरी चीज, जैसे रेणुका जी ने कहा कास्ट कॉम्बिनेशन लॉयल्टी, रेणुका जी ने शब्द का प्रयोग किया, आई एम सो सॉरी, रेणु जी ने कहा लॉयल्टी, तो क्या वसुंधरा जी लॉयल नहीं है? तो ये कास्ट कॉम्बिनेशन बीजेपी करे तो चमत्कार, कोई और करे तो बनेगा। अब ये वाला डायलॉग पुराना हो गया, नया निजात करे। सॉरी, मैंने रेणुका जी का, मेरा मतलब था रेणु जी, सॉरी। देखिए, ऐसा है कि नाम और तथ्य दोनों गड़बड़ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, तहसीन दावा ठोकते हैं कि हम लोग तो विधायकों की सुनते, तो कमलनाथ को आपने, जहाँ पे सरकार नहीं थी, उसको कैसे आपने पहले घोषित कर दिया? तो वहां पे क्या करते आप? सीएलपी करते? कमलनाथ जी का तो नाम जहां सरकार नहीं थी, नाविका सुन लीजिए इस बात को, जहां पर सुन लीजिए ना, आपको नहीं बोला बीच में बोलने के लिए। नाविका जी, जहां पर कमलनाथ की सरकार मध्य प्रदेश में नहीं थी, वहां पर तो बिना विधायक से पूछे, क्योंकि विधायक तो थे नहीं तब पूछने के लिए, तो पहले ही नाम घोषित कर दिया। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो नहीं किया। तो आपका केवल एक ही है कि पार्टी हाईकमांड जो एक लिफाफे में लिख के दे दे वो लागू होना है। सोनिया का निजाम, राहुल का निजाम, खड़गे जी का तो है भी नहीं। और दूसरी ओर यह है कि एक पार्टी है जिसका एक अनुशासित ढांचा है, एक प्रक्रिया है, एक संस्थागत एक तरीका है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। हम किसी के दबाव में आने वाले नहीं हैं। और इसका मतलब ये नहीं, और ये बहुत अनफेयर है कि वसुंधरा जी के बारे में ये कहते हैं, वसुंधरा जी ने इनके आके कान में बोला है क्या कि मुझे बनाओ, मुझे नहीं बनाओ? आपको कैसे पता? ये शिवराज जी के बारे में यही बोल, बीच में मत बोलिए, शिवराज जी के बारे में यही बोल रहे थे। शिवराज जी का स्टेटमेंट सुन लीजिए। तो मुझे लगता है इसीलिए इस प्रकार की बातें करना ये बचकानी बातें हैं, और कांग्रेस अपने घर को संभाले। हमारे घर में क्या होता है, हमारा कोई भी सरकार बनने के बाद कोई मंत्री धरने पर बैठता है क्या सरकार के खिलाफ?
आप बता दीजिए आपके उदाहरण कितने हैं? सवाल अब मैं मनोज यादव जी से भी पूछना चाहूंगी। मनोज यादव जी, कांग्रेस पार्टी बड़ी चिंतित है कि मुख्यमंत्री नहीं बन पा रहे 3 राज्यों के। चलिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी चिंता जरूर है देश के बारे में, लेकिन कांग्रेस पार्टी के स्वेरिंग इन सेरेमनी में रेवंत रेड्डी जी के आप गए नहीं, आपकी पार्टी से कोई गया नहीं। मनोज यादव जी, क्या हुआ? दोस्ती, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं पहले छोड़ेंगे, कोई गया क्यों नहीं? बुलाया तो सबको था। निश्चय ही कुछ कारण जरूर रहे होंगे न जाने के। मेरे ख्याल से जितनी शॉर्ट नोटिस में उन्होंने मुख्यमंत्री घोषित कर दिया, मेरे ख्याल से बीजेपी की तरह करना चाहिए था। कम से कम 1 हफ्ते का समय लेते, सारे नेताओं के पास भी टाइम हो जाता। इतने शॉर्ट नोटिस में उन्होंने शपथ ग्रहण करा दी। मेरे ख्याल से शायद बीजेपी सही कहने का प्रयास कर रही है क्या कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है, लेकिन इनके यहाँ बड़ा लोकतंत्र है। अभी शहजाद पूनावाला कह रहे थे कि हमारे घर पे कांग्रेस क्यों झांक रही है। तो आपको अगर इतनी दिक्कत थी तो आपको डिबेट में नहीं आना चाहिए था, आपको अपने घर में ही बैठे रहना चाहिए था। जब आप आओगे तो जाहिर सी बात है सवाल जवाब होंगे। लेकिन मैं आपको कुछ अलग और जुदा बातें बताना चाहता हूं जो बिल्कुल सटीक इस बात को परिभाषित करेंगी कि आखिर क्यों हो रही है इतनी देरी 3 मुख्यमंत्री तय करने में। ऑक्शन शब्द आपने सुना होगा, बहुत तेजी से आईपीएल के खिलाड़ियों को चुनने में लगाया जाता है और अभी कबड्डी की टीम में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। ऑक्शन लग रहा है। अब नरेंद्र मोदी एंड कह सकते हैं एक शब्द में गुजरात लॉबी ऑक्शन लगाएगी, कौन अहमदाबाद को ज्यादा पैसे भेजेगा। जो ज्यादा अहमदाबाद को पैसे भेजेगा मुख्यमंत्री वही बनेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। मेरी बात आपको तक ही लग सकती है एक बार की मनोज, आप नेशनल टेलीविजन पर ऑक्शन की बात कर रहे हैं मनोज यादव जी, ये एक बहुत बड़ा आरोप है और इस पर अगर आपके पास तथ्य नहीं है तो प्रोवाइड करिए शहजाद पूनावाला जी। ऑक्शन होता है, देखिए ऐसा है कि जिनकी पार्टी, एक सेकंड, अब मैंने मनोज जी आपके बीच में तो मैंने बोला नहीं। अभी रुक जाइए मनोज जी, अभी आपने बहुत कुछ बोला है। मनोज जी, अब आपको भी तो सुनने की क्षमता रखनी होगी ना, वरना डिबेट में नहीं घर पे बैठते आप। सुनने की क्षमता नहीं है तो आप भी घर बैठ जाते मान्यवर, आप घर बैठ जाते। देखिए मैं ये 2 विंडो वाला नहीं खेलने वाला हूँ, मेरी बात पूरी आनी चाहिए। नहीं, आपने ऑक्शन की बात कही, मुझे जवाब देने का अधिकार मिलना चाहिए। इस पर पहले शहजाद पूनावाला का जवाब होगा, फिर आप अपनी बात रखिएगा शहजाद। देखिए ऐसा है कि समाजवादी पार्टी में तो ठीक है समाजवादी पार्टी में तो बड़ा सिंपल है, यहां पर तो एक जाति का नाम लेकर एक परिवार में ही बनाना है भाई। यहां पर तो ऑप्शन छोड़ो, ऑप्शन ही नहीं है यहां पर। अगर आप अखिलेश यादव के परिवार से नहीं है तो क्या ऑप्शन है? आप डिंपल यादव है तभी तो बन सकते हैं। आप लालू प्रसाद यादव के परिवार से है तो चाहे जितने भी और यादव हो उनको थोड़ी ना बनाया जाएगा, राबड़ी देवी को बनाया जाएगा, तेजस्वी को बनाया जाएगा। तो ऑक्शन कहां लगता है वो तो छोड़ दीजिए, ऑक्शन माइंडसेट इनकी होगी क्योंकि इन्होंने तो हर चीज को ऑक्शन ही किया है ना। अपने पूरे राज्यसभा की सीटों को लेकर ऑक्शन करने की किसकी प्रथा रही है वो छोड़ दीजिए उस बात को, पर ऑप्शन ही नहीं है इनके पास। दूसरी बात देखिए, मैं आपसे केवल एक ही चीज पूछना चाहता हूं, तो आप ये ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं ना कि जो टिप्पणी ओबीसी समाज और उत्तर प्रदेश बिहार को लेकर की रेवंत रेड्डी ने, वो तो कारण नहीं था ना न जाने का। आपने कम से कम ये क्लैरिफाई किया कि समय रहता तो चले जाते, मतलब कि उत्तर प्रदेश उत्तर भारतीय बिहारियों का अपमान इनको स्वीकार्य है। तो मनोज यादव जी ये स्वीकारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि यदि ये कुछ भी बोले बिहार के डीएनए के बारे में आप जाने को तैयार थे, केवल लॉजिस्टिक इशू था जिसकी वजह से आप नहीं गए। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड उत्तर भारतीयों के विषय में आ गया। मैं मनोज यादव जी आपके पास आ रही हूं, वरिष्ठ संपादक हैं अभिलाष खांडेकर जी लोकमत के, उनसे पूछना चाहूंगा। ना ये इसका कोई मतलब नहीं हुआ। मेरी बात बताइए आपकी टिप्पणी क्या है? रेवंत रेड्डी पे क्या टिप्पणी आपकी? रेवंत रेड्डी के बयान पर टिप्पणी बताइए। मैं बिल्कुल टिप्पणी करूंगा, बताइए ना, बताइए। टिप्पणी करूंगा। आ रही हूं आपके पास खांडेकर जी। सारे डीएनए वाली बात पे मैंने कल पूरी डीएनए वाली बात पे आपको बता दिया था। पूरी विश्लेषण कहे तो शहजाद पूनावाले को भी सुना दूं। मेरे ख्याल से इनका भी अरे स्टैंड बताइए कि क्या ऐसी पार्टी के साथ संबंध रखेंगे या लात मारेंगे? मान्यवर ओबीसी के नाम पर दुकान चलाते हैं तो बताइए एक बार। अरे ये जान लो शहजाद पूनावाला दुकान तुम्हारी होगी, आप चलाओ, मेरी दुकान आपकी दुकान ही चल रही है, जाति के नाम पर परिवार की दुकान। तो आप बोलिए। अरे शहजाद पूनावाला, अरे स्टैंड लीजिए ना मान्यवर, स्टैंड लेने में इतना घबरा रहे क्या?
अरे भाई बताइए, पीडीए कर रहे थे, रेवंत रेड्डी ने ओबीसी समाज को अपमानित किया, उत्तर भारतीयों को अपमानित किया, स्टैंड नहीं ले पा रहे। मनोज जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, घर चले जाइए, स्टैंड नहीं ले पा रहे तो आप घर चले जाइए। इतना समझ, जनता जान रही है। अब बताइए स्टैंड क्या है आपका? एक्सपोज करने जा रहे हैं रेवंत रेड्डी पर स्टैंड क्या है? पूनावाला नहीं बोलने दे रहे हैं, मैं एक्सपोज करने जा रहा हूं, इसीलिए नहीं बोलने दे रहा हूं। एक्सपोजिंग पे भी बोलूंगा, बताइए, बिल्कुल बोलूंगा। मैं आपको बताऊं, जब नोटबंदी हुई, नोटबंदी जब हुई तो सरकार को मात्र 2 साल, रेवंत रेड्डी के ऊपर क्या स्टैंड है? 2 साल में कितना लूटा था कि अहमदाबाद की कोऑपरेटिव बैंक में सबसे ज्यादा पैसा जमा हुआ था। बता दिया। और वो कौन थे? वहां के चेयरमैन कौन थे? वहां के चेयरमैन अमित शाह जी थे। नाविका जी, रेवंत रेड्डी ने बिहार और कुर्मी समाज का अपमान किया है। ये ओबीसी के ठेकेदारी करने वाली पार्टी स्टैंड नहीं ले पा रही है, डिमोनेटाइजेशन पे पैसा गुजरात लावी ले जा सके। बीजेपी की मुद्दे से भटकने के कारण मैं आपको और समय नहीं दे पा रही हूं मनोज यादव जी, लेकिन अभिलाष खांडेकर, क्योंकि जनता जानना चाह रही है कि बीजेपी में जो मुख्यमंत्री अनाउंस करने में समय लग रहा है, इसमें कोई बहुत सस्पेंस की बात है, कुछ गड़बड़ है, या ये समय औपचारिक तरीके से लगता ही है? मैं आपसे पूछना चाहती हूं खांडेकर साहब कि क्या शिवराज सिंह चौहान बनेंगे या नया चेहरा आएगा? मध्य प्रदेश से आपकी क्या खबर है? नविका जी, आपने देखा होगा कि 3 तारीख को रिजल्ट्स आने के बाद में शिवराज जी एक नेचुरल चॉइस थे, लेकिन अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि मामा और भैया के जो रिश्ते हैं या उसका जो मेरे को प्रेम मिल रहा है लोगों से, वो किसी भी सियासत से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब धीरे धीरे वो मध्य प्रदेश की रेस से खुद को ही अलग कर रहे हैं। वो एक ऐसे कद्दावर नेता है जिन्होंने दिल्ली जाने से मना कर दिया है। तो मुझे लगता है आज की स्थिति में कि वो किसी भी सूरत में उस रेस में नहीं है। अब ये देखना है कि जिन सांसदों को दिल्ली से यहाँ भेजा था, जो जीते हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर हो, प्रहलाद पटेल हो या और कोई नया नेता हो, तो जो डिले हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में, और आपने शुरुआत में कहा था कि वो छिंदवाड़ा गए हैं, वहाँ पर वो राघवगढ़ गए हैं, तो अभी सत्ता ने या संगठन ने किसी ने भी उनको ये नहीं कहा है कि आप मिशन 29 की शुरुआत करिए। पिछली बार 2019 में मध्य प्रदेश से 28 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, इस बार एक ही सीट बची है, तो मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा भी निकल जाएगी जो मोदी जी के नाम पर चल रहा है। बची बात मुख्यमंत्री की, तो मध्य प्रदेश में निश्चित रूप से ऐसा अब लगने लगा है 3 दिन 4 दिन होने के बाद में कि पुराने लोगों को, चाहे वसुंधरा हो राजस्थान से या रमन सिंह हो या शिवराज सिंह हो, इन तीनों को रिपीट नहीं करेंगे तो नए नामों के ऊपर जो दिल्ली में बातचीत चल रही है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, यदि मध्य प्रदेश में शिवराज को बनाया तो निश्चित रूप से वसुंधरा वहां पर जोर लगाएंगे कि फिर उनको बनाया तो मुझे क्यों नहीं। यदि रमन सिंह को बनाया तो शिवराज और वसुंधरा कहेंगे। इसलिए इन तीनों को रेस से बाहर करके अगले 10-20 साल के लिए नए लीडर लाने की बातचीत बीजेपी में चल रही है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि अगर पुराने ही लीडर रिपीट करने थे तो बिना किसी चेहरे के जाते क्यों चुनाव में? और अगर 4 दिन लगाए हैं और फिर भी नया नाम नहीं डिक्लेयर करेंगे तो फिर इतना समय क्यों लगाया? अगर पुराने ही लीडर अनाउंस करने थे तो पहले दिन ही कर देते। ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन पब्लिक भी सवाल पूछ रही है। संजय मिश्रा का भदोही उत्तर प्रदेश से सवाल है, मोदी की गारंटी ही 3 राज्यों में बीजेपी की सफलता की वजह बनी है। ऐसे में मोदी जी के गारंटी के हिसाब से मुख्यमंत्री बने, यही जनता भी चाहती है। इसमें किसी को क्या दिक्कत? बताइए तहसीन जी, जनता राजी, बीजेपी राजी, तो क्या करेगा काजी? नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं। फिर बीजेपी जो ढोंग करती है कि वो एक लोकतांत्रिक पार्टी जो जमहूरियत में यकीन करते हैं, वो बंद कर दे। बीजेपी आके बोले कि हम 1-2 लोग इस पार्टी को चलाते, जनता उसको भी स्वीकार करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? दूसरे भाजपा के प्रवक्ता ने पूछा कि आप हमारे घर में क्यों झांक रहे, यानी भाजपा में नहीं झांक रहे साहब, आप टीवी चैनल्स पे आते दूसरों के घर में झांकते, इसलिए आज आपको आईना दिखाया जा रहा है। और तीसरी बात से मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, अगर भाजपा के पास कोई कैंडिडेट नहीं था तो भाजपा कह देती कि हमारे पास कोई कैंडिडेट नहीं था। जमहूरियत कांग्रेस में, जमहूरियत कांग्रेस पे इस पर आपकी विशेष पार्टी में डिफरेंस है, हर बार पार्टी में डिफरेंस है। आपकी बारी होने के बाद भी आप बोलते रहते हैं। मैं एक ही लाइन में बोला सर। देखिए ऐसा है, जमहूरियत का जीता जागता भुक्तभोगी मैं ही हूँ कांग्रेस के, तो वो तो आपको पता है नाविका जी 5 वर्ष पहले क्या हुआ था। एनीवे, मैं कह रहा हूँ कि देखिए क्या गजब का जमहूरियत है इनकी पार्टी में। प्रियंका वाड्रा जो उस समय पर कोई ऑफिशियल पोजीशन होल्डर नहीं थी, उससे चर्चा
चर्चा चल रही थी भाई कि मुख्यमंत्री राजस्थान का कौन होगा। चलिए एक बात समझती है कि आपने सोनिया जी से कंसल्ट किया, उस समय पे खड़गे जी नहीं थे, आपने राहुल जी से कंसल्ट किया, ये भी समझ में आता है पूर्व अध्यक्ष के नाते। भाई प्रियंका वाड्रा से किस हैसियत से मिल रहे थे ये लोग, और रॉबर्ट वाड्रा के तो केस चल रहे थे राजस्थान में। चलिए छोड़ देते इस विषय को। झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दिखे दिन तैसी, जिनकी पार्टी ही 2.5 लोगों की हो, 2.5 लोग कौन है वो तहसीन जानते हैं, मैं विश्लेषण नहीं करना चाहता, 2.5 लोग की पार्टी हो, तो मुझे लगता है कि उनको लगता है हर जगह ऐसे ही निजाम होता है। ऐसा निजाम नहीं है हमारे यहाँ पर। हमारे यहाँ पर हर एक कार्यकर्ता का भी से है, हमारे यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे यहाँ पर एक पूरा सिस्टम है, उसके तहत तो तय होगा और समय से तय होगा, और जब तय होगा तो कोई धरना देने के लिए बैठा नहीं होगा सरकार के खिलाफ। मनोज यादव जी, सवाल आपके लिए आ रहा है अगला दर्शक का। अजीत पुरोहित का जबलपुर से सवाल है, बीजेपी अपना चीफ मिनिस्टर चुनेगी, इसे लेकर विपक्ष जल्दबाजी क्यों कर रहा है? धर्म सिंह का यूट्यूब पर सवाल है, क्या मोदी जी को हर प्रदेश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहिए? अब जवाब दीजिए जनता के सवालों का। बिल्कुल सही बात कही। सबसे पहले मैं जवाब दूंगा, जो संजय मिश्रा ने भदोही से सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मोदी जी तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इसी बात का सबसे ज्यादा खतरा है इस देश में कि संविधान, लोकतंत्र का ढांचा, विधायकों की शक्ति, सबको खत्म करके बीजेपी सिर्फ एक व्यक्ति के अंदर राजनीति करना चाहती। शहजाद पूनावाला इस डिबेट में पर्सनल अपना रखना जा रहे हैं और बार बार वो पर्सनलाइज होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके जो जख्म है, मेरे ख्याल से कांग्रेस ने कैसे कुरेदा था कि वो बार बार अपने आप को शो कर देते हैं कि भाई कांग्रेस ने तो मुझे बड़े जख्म दिए हैं। इतना मत पर्सनल हुआ करिए डिबेट में, अच्छा नहीं लगता है। शहजाद पूनावाला नाम लिया गया, मेरा नाम लिया गया। बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन मनोज यादव जी, आपने इतनी सारी चीजें बीजेपी के बारे में कह दी, शहजाद पूनावाला के बारे में कह दी, ये नहीं बताया कि आज हैदराबाद की फ्लाइट थी नहीं लखनऊ से, या फ्लाइटें सारी रद्द हो गई हैं, आप गए क्यों नहीं? नहीं, वो तो कह रहे जाएंगे, उनको कोई सारी फ्लाइटें रद्द हो गई थी या सारी थी। आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि इंडिया अलायंस क्या है। अच्छा देखिए, कोई मुद्दा नहीं है किसी का शपथ ग्रहण, कोई मुद्दा नहीं है कि इंडिया अलायंस में कौन किससे नाराज है। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि मुख्यमंत्री का क्यों है इस देश के मुद्दा, फिर मुख्यमंत्री बीजेपी के कब बनाएगी, इसका क्यों? देखिए, मेरे गांव की चिंता कम कीजिए और वो गांव को भरिए जिसमें भाई ये क्या तरीका है यार, ये हर पैनलिस्ट अपनी बारी के बाद भी बोलते रहता है, क्या ब्रेक नहीं लगती? मनोज यादव जी, अब आपने शहजाद का नाम लिया था, सुन भी तो लीजिए, जवाब दे रहे हैं, जवाब दे। मुझसे जो आपने सवाल पूछा मैंने उसका जवाब दिया, लेकिन पर्सनल मत हुआ करिए शहजाद पूनावाला, बड़ा जख्म। मैं जवाब दूं क्या? अच्छा नहीं लगता। जी दीजिए। मेरे जख्मों के चिंता कम कीजिए, दिक्कत हो गई, मेरे जख्मों की चिंता कम कीजिए और उन जख्मों को भरिए जिससे चलते अखिलेश जी ने चिरकुट और चुटवैया का, और जिसके सामने अखिलेश का। भाई उन जख्मों को हरा मत कीजिए, उनको भरिए, और कम से कम बताइए कि रेवंत रेड्डी ने जो बोला है उसके साथ आप खड़े हैं, या इंडिया अलायंस के महत्वपूर्ण अंग होने के नाते आप कांग्रेस को कहते हैं कि रेवंत रेड्डी को खाली कीजिए। एक सेकंड, अब बीच में मत बोले मनोज जी, आपकी क्या पता नहीं क्या बीमारी है इनको। दूसरी बात, एक सेकंड, दूसरी बात, अरे भाई दूसरी बात, मोदी जी के बारे में जो उन्होंने कहा है, भाई एक सेकंड, नाविका ये क्या तरीका, मैं कैसे जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा पर वो अगर लगातार डिस्टर्ब करेंगे हर बारी में। मेरे पास 30 सेकंड का समय है, उनका डिस्टर्बेंस तो बंद करो, अनुपम जी डिस्टर्बेंस बंद करो ना आप। देखिए लगातार डिस्टर्बेंस उनको आप करके रखा अनुपम जी ने, डाउन है, अनुपम जी करते ही ये काम है, 2 विंडो में लगा के उनका आप कर देते हैं। चलिए सुनते हैं, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे एक बात बता दीजिए कि 2012 में जब इनकी सरकार बनी थी तो कौन सी सीएलपी मीटिंग हुई थी, जरा बता दें उनकी। अब भाई बताइए ना, हमारे यहाँ तो मोदी जी फैसला ले रहे हैं, आपको पता है, आप बताइए आपके यहाँ पे कौन सी सीएलपी की मीटिंग हुई थी, बता दीजिए। लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंग कब हुई थी, टाइम डेट बता दीजिए, कब हुआ था वोटिंग बता दीजिए, और कितने नाम थे निर्णय के, बताइए। अखिलेश यादव जी का आपको पता नहीं क्या? बताओ, आप कैसे राजनीति करते हो? विधायकों के दल ने चुना था अखिलेश जी को, तो बता दीजिए कौन सी डेट पे मिले थे, कौन सा निर्णय लिया था, बता दीजिए। चलिए समय कम है मेरे पास, लेकिन मैं अपने इस पूरे डिबेट से यही सार निकाल पाई हूं कि अभी कांग्रेस चिंतित है, समाजवादी पार्टी चिंतित है कि मुख्यमंत्री तय क्यों नहीं हुआ, इंडी गठबंधन के साथ उनकी रसाकशी क्यों चल रही है, इस पर किसी का कोई जवाब नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बता दूं कि पहले खबर आई थी कि कमलनाथ जी ने कांग्रेस प्रेसिडेंटशिप मध्य प्रदेश में छोड़ दी है, फिर एक और ट्वीट आया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ है,
चल क्या रहा है कांग्रेस पार्टी में, ये भी देख लीजिए तहसीन पूनावाला जी। और इस वक्त वसुंधरा राजे पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की अभी भी मीटिंग में है बीजेपी अध्यक्ष नड्डा जी के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि नरेंद्र मोदी ने राजनीति की नई संस्कृति बनाई है, इसलिए उनके कई फैसलों पर विपक्ष हैरान हुआ है। इसने बीजेपी को राजनीतिक माइलेज दिया है और शायद इसलिए बीजेपी अब की बार भी मुख्यमंत्री पद का चुनाव करने में समय लगा रही है, क्योंकि जो भी चुनाव में डिसाइड हो वो 2024 और अगले 5 साल तक बीजेपी की अपनी आइडियोलॉजी, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस को आगे लेके जाए। कौन होगा, नया चेहरा या पुराना चेहरा, वजह जो भी हो, पब्लिक तो यही चाहेगी कि जो भी मुख्यमंत्री बने वो चुनाव में किए गए सारे वादों को पूरा करे, तभी तो मोदी की गारंटी पूरी होगी। यही है आज सवाल पब्लिक का। अपने सारे मेहमानों को करती हूं धन्यवाद और दर्शकों आपको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि पर जाइएगा।